प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ टास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल कर रहे हैं उससे सबसे पहले ईरानी सदर रईसी का अहम दौरा है पाकिस्तान। बाहमी तजारत 10 अरब डॉलर तक ले जाने का ऐलान, अहम मुआहदे तय पा गए। इसके अलावा बात करेंगे कि ईरान इसराइल कशीदगी में ईरानी सदर के अहम दौरे पर दुनिया भर की नजरें। पाकिस्तान की तवानाई बहरान से निकलने के लिए बड़ी कोशिशें। ईरानी सदर के दौरे पर अमरीकी रद्द-ए-अमल क्या होगा? पाकिस्तान ईरान के कौन से शोबों में मुआहदे करके मुल्क को बहरान से निकाल सकता है? दूसरी जानिब नवाज शरीफ अहम दौरे चीन के लिए तैयार, इस दौरे का मकसद क्या है? इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया, 11 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की छोड़ी गई सीट्स भी जीत ली गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 2, पीपल्स पार्टी 2, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी BNP को एक सीट मिली। बाजवड़ में तहरीक इंसाफ को बड़ा अपसेट, आजाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब ने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीत लीं। मोने सलाही और परवेज इलाही भी इलेक्शन हार गए। PTI के धांधली के इल्जामात, कितनी हकीकत है इसमें और कितना फसाना है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तानी किसान रुल गए, पंजाब और सिंध हुकूमत मुकर्ररा नरखों पर किसानों से गंदम खरीदने में नाकाम, मिडल मैन लूटने के लिए मैदान में उतर आया। ज़राई मुल्क ने एक साल में 1 अरब डॉलर की गंदम बाहर ममालिक से मंगवा ली। अपने किसानों को फायदा देने की बजाय गंदम इंपोर्ट के पीछे माफिया के कौन से मफादात हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे स्पीकर कौमी असम्बली ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए PTI की तरफ से नामजद शेर अफजल मरवत को चेयरमैन बनाने से इनकार कर दिया। इसकी क्या रीजन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जन साहब, सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे जो ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान है और इस तरह के हालात में जब ईरान और इसराइल एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की एक सिचुएशन है उसमें है, कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? वजह क्या नजर आ रही है इसकी? देखिए, ये बड़ा अहम दौरा है बिकॉज नई हुकूमत आने के बाद ये पहले हेड ऑफ द स्टेट हैं जिन्होंने विजिट किया। हमारे नेबर हैं, एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है और इनके हमारे ये पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया था 1947 में। मुसलमान मुल्क है और हमें इकट्ठा रहना है, हम अपने नेबरहुड को चेंज नहीं कर सकते। और हमारे कुछ ऐसे मसाइल भी हैं एनर्जी के, फॉर एग्जांपल गैस के, और ईरान दुनिया का 5वां बड़ा गैस और ऑयल का प्रोड्यूसर मुल्क है जिससे हम फायदा आ सकते हैं। और इसी तरह जॉइंटली हम ये ड्रग ट्रैफिकिंग और ये टेररिज्म, चूंकि हमारे बॉर्डर तकरीबन 900 किलोमीटर बॉर्डर आपस में हमारा मिलता है, उसमें इनके 2 प्रोविंस हैं, बलूचिस्तान और सिस्तान का, और हमारा भी सूबा बलूचिस्तान का है। वहाँ टेंशन रहती है, उसको मिसयूज भी करता है दुश्मन दोनों तरफ से। तो मेरे ख्याल में इट इज़ वेरी गुड। और ईरान एक बड़ा पोटेंट मुल्क है मिलिटरीली भी। मैं जब POF का चेयरमैन था तो डिफेंस का हमारा बहुत अच्छा आपस में ताउन होता था। और इसी तरह जब मैं सेनेट में था तो एज ए चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान ईरान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप मैंने बड़े दौरे ईरान के भी किए, वो इधर भी आए, तो बहुत अच्छे यानी एक स्पिरिट में। एंड आई होप एंड प्रे कि ये जो MOUs हम साइन कर रहे हैं इनको इम्प्लीमेंट भी करें, बिकॉज MOU जो है वो लिखाई हुई एक चीज होती है। जब हम एक दफा विजिट पे गए थे तो रफसंजानी साहब सदर थे, तो उन्होंने बेनजीर भुट्टो साहब को ये कहा था कि हमने बड़े करते हैं MOU साइन जिनको प्रैक्टिकली परसू भी करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इट इज़ अ वेरी गुड जेस्चर और हमें ईरान और पाकिस्तान को मिलके मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर अमन की एफर्ट करनी चाहिए और वो हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, ये भी बताएगा जन साहब कि MOUs तो पहले भी बहुत साइन हुए हैं हमारे, लेकिन होता ये कि एक इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे मसला आता है और इसमें डेफिनेटली जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करते हैं। तो अभी ऐसे सिचुएशन में जो हम MOUs साइन कर रहे हैं, दुनिया में उसको किस तरह से देखा जा रहा होगा? देखिए, दुनिया में जो लोग तो ईरान के खिलाफ हैं वो तो कोई लाइक नहीं करते इस तरह की। हर बड़े मुल्क का ये ख्याल होता है कि दूसरे मुल्क उसकी गोद में हों, लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के मुल्क हैं उनकी मफाद में ये है कि वो एक ऐसा डिप्लोमेटिक बैलेंस रखें कि वो दुश्मन क्रिएट ना करें बल्कि दोस्त क्रिएट करें। हमारे ताल्लुकात अमेरिका से चीन की कास्ट पे नहीं होने चाहिए, चीन से अमेरिका की कास्ट पे नहीं होने चाहिए,
ईरान से हमारे ताल्लुकात किसी और मुल्क की कास्ट पे नहीं होने चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के अगर ताल्लुकात इन मुल्कों से अच्छे होंगे तो हम एक बहुत अच्छा मीडिएटरी रोल अदा कर सकते हैं बहुत सी गलतफहमियां दूर करने के लिए। तो मेरे ख्याल में ईरान के मफाद में भी है कि पाकिस्तान से अच्छे हो, और पाकिस्तान एक रोल अदा कर सकता है अमेरिका के साथ ईरान का टाई अप करने के लिए, और इसी तरह ईरान एक रोल अदा कर सकता है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो डिफरेंसेस है उनको किसी तरीके से कैसे किया जाए, चूंकि इनकी आपस में तिजारत है। हमें जो वीक एरिया है हमारा बाइलैटरल ट्रेड का है। देखिए हम अभी तक हमारी को 800 मिलियन एक्सपोर्ट है डॉलर की, और उनकी को 1.4 बिलियन की है, विच इज नॉट इनफ। और अभी ये कह रहे हैं हम 10 बिलियन पे ले जाएंगे, लेकिन ये अफसोस से नोट करना पड़ता है कि हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 34% कम हुई है पिछले 10-20 सालों में, और उनकी एक्सपोर्ट जो है 8-10% बढ़ी है हमारी तरफ। तो मेरे ख्याल में हमें और सिचुएशन को क्रिएट करना चाहिए जहां बाइलैटरल एक्सपोर्ट्स हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, और इस ताउन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आपने सर हमें ज्वाइन किया, बड़े अहम इश्यूज़ हैं आज। अभी आपने बात की कि ईरान का जो क्लाउड है हम इसको यूज़ कर सकते हैं इंडिया के साथ कुछ अपने कुछ तल्लुकात ठीक करने में। माजी में भी इस तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन हम क्या करें, हम तो नाराज़ हो जाते हैं उस अरब मुल्क से जो थोड़ा सा इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक करे, ट्रेड शुरू करे, हम तो उनसे रुस जाते हैं। सऊदीज़ और यूएई वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आपको याद हो इमरान खान साहब के दौर में शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था हम तो अपनी वो बना लेंगे, ओएसी बना लेंगे, ये तो कश्मीर में हमें सपोर्ट ही नहीं करते। तो सऊदीज़ ने उस वक्त भी ये कहा था, मुझे याद है उनके सफ़ीर ने कलम लिखा था उसमें अरब न्यूज़ में, उन्होंने कहा कि अगर हमारे वहाँ मफादात बढ़ते हैं इंडिया के उसमें तो ये कल को पाकिस्तान के काम आ सकते हैं। हम इंडिया के साथ बात कर सकते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, हमारा पैसा होगा, यूं ही करेगा। तो हमारा तो ये मिजाज है कि हम तो दोस्तों से नाराज़ हो जाते हैं, कोई अगर इंडिया के साथ इस पोजीशन में हो भी सही कि हमारे कल को तल्लुकात वो ठीक करा सकता हो या अपना क्लाउड यूज़ कर सकता हो, तो हमारे अंदर तो इतनी माशाल्लाह वो नहीं है, समझदारी नहीं है। हम तो बिल्कुल रिश्तेदारों और दोस्ती वाले तल्लुकात रखते हैं कि रिश्तेदार जैसे हमारे साथ है वो दुश्मनी भाई। तो ईरान का भी हम मेरा ख्याल नहीं पसंद करेंगे कि उसके इंडिया से रिलेशनशिप अच्छे हों। जी राव भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया है। मैं ये कहता हूं कि यही एक डिप्लोमेसी का चैलेंज है, इसी को स्टेट्समैनशिप कहते हैं। जो लीडर बड़े होते हैं वो इस तरह इन चीजों को हैंडल करते हैं कि ये जो कुंजल है इनको किसी तरीके से, ये जो गांठें हैं इनको खोलना जरूरी है, बट एट द सेम टाइम अपने प्रिंसिपल्स पे कुर्बानी नहीं दे सकते। अभी आप देखें कि फॉर एग्जांपल चाइना जो है वो उसके बड़े सीरियस इश्यूज है इंडिया के साथ, लेकिन ओवर $100 बिलियन की ट्रेड भी है और किसी तरीके से भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमें भी ये देखना होगा कि किस कास्ट के ऊपर हमारे प्रिंसिपल स्टांस जो है उससे तो हम पीछे नहीं हट सकते। वो अगर अरब दुनिया है तो पैलेस्टाइन के ऊपर हमारा स्टैंड है, और अगर यहाँ इंडो पाक रिलेशंस में है तो कश्मीर के ऊपर हमारा एक स्टांस है जो हमारा प्रिंसिपल स्टांस है, जो कायदे आजम के वक्त से हम हमारी पॉलिसी का एक जुज है, और उस पे ऊपर नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम डिप्लोमेसी में कुट्टी नहीं होती। आप अपने तौर के ऊपर कोशिश करते रहते हैं कि एक रिस्पेक्टेबल ऐसा वे निकले जिससे एक इनडायरेक्ट अप्रोच से आप वो मकासद हासिल कर सकें। एक माजी में बहुत सारी कोशिशें होती रही हैं, फार्मूले भी तय हुए, डिस्कशंस हुई, सीक्रेट मुलाकातें हुई, बैकडोर चैनल्स हुए। तो एक मतलब कंसेंसस ये भी था कि ठीक है, जैसे तैवान का अभी आपने बात की, तैवान भी इसी तरीके का है कि चाइना पे अगर चाइना ने उन पे अपना क्लेम रखा हुआ है लेकिन उस पर जाके हमला करके कब्जा नहीं कर लेते। अभी भी ट्रेड है अमेरिका यूरोप के साथ, इवन तैवान के साथ भी उनके चलते रहते हैं। तो ऐसे भी था कि अब कश्मीर पे जैसे आपने कहा स्टांस अपना कायम रखें, लेकिन पाकिस्तान इंडिया को ट्रेड भी रखनी चाहिए। यार यू इन फेवर के हमें ट्रेड और रिलेशनशिप नॉर्मलाइज रखने चाहिए। वो अगेन कश्मीर का मसला है वो चलता रहेगा, साथ साथ में अपना हमें उस पर रखना चाहिए। देखिए ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं ये समझता हूं कि कश्मीर पे तो बैक नहीं हम कर सकते, लेकिन इंडिया के साथ इवन ट्रेड के लिंकेजेस को ये देखना होगा कि एक कंट्री जिसके को असूल होना, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, कभी कनाडा में, कभी अमेरिका में, पाकिस्तान में। गार्डियन ने कहा कि इन्होंने 20 बंदे मार दिए हैं। इनकी एक मेंटालिटी है, वो मुसलमानों को माइनॉरिटीज के साथ सलूक, क्रिश्चियन, सिख, मुसलमान वहां, और हमें वो बिल्कुल अपने और दालत और शूदर से भी नीचे वो समझते हैं। तो अगर उनके एटीट्यूड में, अभी भी आप नरेंद्र मोदी की स्पीचेस सुन ले, वो ये कह रहा था कि ये तो आटा मांगते हैं तो फलाना मांगते हैं, उसके अंदर वो लीडरशिप वाली, स्टेट्समैन वाली बात तो है नहीं।
ही हैज अर्न्ड वोट्स अगेंस्ट मुस्लिम हेट्रेड, और वो अभी भी उसको ये नहीं रियलाइज कि 200 मिलियन से ज्यादा मुसलमान वहां हैं, उनको वो जूते की नोक पे लिखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये हडल जरूर हैं कि इनको कैसे हम ओवरकम करें, और इसके ऊपर अगर नहीं तो दैट इज द रीजन कि डेडलॉक है, बैकडोर ट्राइज भी होती रही हैं, ये भी होती रही है। तो जो लोग एप्रीहेंशन है, जिनको जो लोग कहते हैं कि इनसे तिजारत बढ़ाओ भी तो कोई फायदा हमें नहीं नजर आता, क्योंकि ये पाकिस्तान को वजूद को तस्लीम करने से भी इनकारी हैं। तो मेरे ख्याल वो तो सर जब वजूद की सर वो बार बार आपने, अब हालांकि और बड़े सवाल आपसे करने वाले हैं, आपने कहा ना कि पाकिस्तान के वजूद को नहीं मानते। जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 99 में सर, और वाजपेयी साहब वजीर आजम थे, तो वो आए थे, बस लेके आए थे लाहौर में, और बाकायदा वो मीनार पाकिस्तान पे गए थे। वाजपेयी साहब की बहुत बड़ी हिस्टोरिकल स्पीच है मीनार पाकिस्तान की, जिस पर उन्होंने कहा था जनाब कि हमारे पे इल्ज़ाम लगता है इंडिया पे, और बीजेपी के साहब ज़रा वो लीडर थे और प्राइम मिनिस्टर थे, कि हम शायद पाकिस्तान को दिल से नहीं मानते। तो उन्होंने कहा जी आज मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मीनार पाकिस्तान पे खड़े होकर कह रहा हूँ हम आपको दिल से मानते हैं, तस्लीम करते हैं, हमसाए हैं, दोस्त हैं, एंड लेट्स बी फ्रेंड। और उन्होंने कश्मीर पे भी बहुत बड़ी स्टेट में डिक्लेरेशन, लाहौर का मेरा ख्याल शिमला के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल वो डिक्लेरेशन था। तो इंडिया का तो प्राइम मिनिस्टर जो है बीजेपी के ही, वो तो कह गए थे 99 में सर, ये 24-25 साल पहले कहा था कि वी एक्सेप्ट इट। देखिए वाजपेयी का एक डिफरेंट स्टेचर था, और शायद उनकी बातचीत में सदाकत होगी और चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी तो बीजेपी की हुकूमत नहीं है, अभी तो आरएसएस की हुकूमत है, और लीडर वो है जिसने तकरीबन 2000 मुसलमान गुजरात में जलाए, और अभी भी वो हकारत के अल्फाज इस्तेमाल करता है। वो बलूचिस्तान में ललकारता है उनको, बलूचियों को, और पाकिस्तान के लिए करता है। तो इसलिए हमें बड़ी कॉशियसली आगे वो चलना होगा, और उस सूरत के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी जो लीडरशिप है मतलब वो क्या है, फ्यूचर आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं सर, मतलब ये है कि ये जो आपने हालात ये बताए हैं, साफ ज़रा इंडियंस को हमसे शिकायतें, हमें उनसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इल्ज़ाम दोनों साइड से लगते रहते हैं, प्रॉक्सीज वगैरह, वो सारी अपनी जगह ठीक है। मतलब ये है कि अगले 100 साल तो ये मसले हल होते नहीं लग रहे, ना ट्रेड होगी, ना तल्लुकात ठीक होंगे, ना ये चीज़ें होंगी। खैर आगे बढ़ते हैं सर। ये जो ईरानियन हमारे दोस्त आए हुए हैं सर इस वक्त, और उस वक्त आए हैं जब आपको पता है कि गज़ा में एक वार है और ईरानियन का अपना एक स्टैंड है। अब इसराइल और उन्होंने ईरान ने इसी महीने में उन्होंने वहाँ पे दमस्कस में उनके एम्बेसी में उनके लोगों को मारा है, फिर दोबारा इन्होंने वहाँ पे अटैक किया, उनकी तरफ से मिसाइल गिरे। इन हालात में पूरी एक मतलब पाकिस्तान डिपेंड करता है यूरोपियन ब्लॉक पे, अमेरिकन ब्लॉक पे। उस वक्त इनकी विजिट को कैसे देखा जा रहा होगा उनमें, और पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि अमेरिकन यूरोपियन ब्लॉक जो हैं, जो FTF भी है, IMF भी है, लोन भी हैं हमारी, उनके साथ एक्सपोर्ट भी है, जो उसको 8-10 अरब डॉलर अमेरिका को जाती है, यूरोप को जाती है, इससे ज़्यादा $1 बिलियन का G+ स्टेटस दिया हुआ है। वो कैसे देख रहे होंगे इनकी ये ईरानियन विजिट को, या पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम इस वक्त चाइना, रशिया और ये ईरानियन ब्लॉक की तरफ चले जाएं रादर दैन यूरोपियन या अमेरिका की तरफ? देखें, डिप्लोमेसी में चीजों को फेस वैल्यू पे तो नहीं देखते, बिहाइंड दी कर्टन बहुत कुछ हुआ होता है। और आई एम श्योर कि देखें, एक तो इजराइल बिल्कुल हाइड नहीं करता, उसको पूछा गया कि आपके दुश्मन कौन है, तो उनका 2 मुल्क हैं, ईरान है और पाकिस्तान है, और इंडिया की वो सपोर्ट भी करता रहा और आइंदा भी वो करेगा, और ईरान के ऊपर भी हमले भी करता रहा, करवाता भी रहा। तो मेरे ख्याल में अगर जो अभी ये इनिशिएटिव लिया है, पाकिस्तान ने इनवाइट किया है, उनके प्रेसिडेंट आए हैं, तो इसका आई एम श्योर कि फॉरेन पॉलिसी में जो फॉरेन विजिट्स हैं उन्होंने इसका होमवर्क किया होगा और इसकी प्रोज एंड कॉन्स को देखा होगा। अभी आप देखें कि जब पीछे इमरान खान गए थे रशिया के अंदर, तो रशिया से हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं एंड वी आर ऑल इन फेवर, लेकिन वो लोग कहते थे टाइम गलत है, ये चले गए, यूक्रेन की वार शुरू होगी। तो ये इनको उस वक्त ये एहसास होना चाहिए कि होने क्या वाला है। और देखिए, अभी दुनिया के अंदर जो लीडरशिप का इम्तिहान है ना, वो इसी में होता है कि मुश्किल तरीन हालात में आप सेफ मूवमेंट करें और ऐसे फैसले करें जो दूररस हों और आपके मफादात, जो कौमी मफादात हैं, उनको ठेस न पहुंचे। तो मैं समझता हूं कि ईरान के जो सदर के आने के इसके हो सकता है पस चिलमन और बहुत सी चीजें हों जिसके लिए पाकिस्तान अपना एक एफर्ट कर रहा हो, और उसके अंदर पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात अमेरिका से भी हैं, चाइना से भी हैं, यूरोप से भी हैं, और उन्होंने कोई बैन तो नहीं लगाया हुआ कि कोई लीडर आपके पास नहीं आ सकता या आप कहीं नहीं जा सकते। इसके बाद वो भी आएंगे
इंशाल्लाह सऊदी जो लीडरशिप है, आपने देखा कि अभी नवाज शरीफ साहब एक आध दो अभी वो किसी पोस्ट पे नहीं है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर के साथ चाइना जा रहे हैं वहां। तो ये डिप्लोमेसी में चलता रहता है, लेकिन अपरेंटली तो ये लगता है कि वो बड़े एक दूसरे के अच्छा सर, एक बताएं आप, इन हालात में मेरा ख्याल ईरान को ज़रूरत थी कि उनको पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है उसकी सपोर्ट चाहिए, अंडरस्टैंडेबल है। और साफ ज़र हमारे उनके इसराइल के साथ या दीगर के साथ कोई डिप्लोमेटिक टाइज भी नहीं है, जैसे आपने कहा एक तरह के डिक्लेयर एनिमीज हैं एक दूसरे को, फेयर अनफ कि ईरान इस वक्त आइसोलेशन में था और अभी भी है, इस पूरी जो टग ऑफ वार हुई है, तो ईरान को तो ज़रूरत है इस वक्त। क्या पाकिस्तान भी उनकी विजिट से कोई बार्गेनिंग कुछ चिप कर सकता है यूरोपियन के साथ, दीगर मुल्कों के साथ? क्योंकि ना तो हम चाइना हैं ना हम इंडिया हैं, क्योंकि इंडिया हो चाइना हो रशिया हो उनके तो ट्रेड्स हैं उनके साथ ईरान के साथ, लेकिन जब हम करना चाहते हैं तो अमेरिकन हमें कहते हैं ना भाईजान आप तो नहीं जा सकते, आपको सैंक्शन। सो क्या पाकिस्तान रेजिस्ट या अमेरिकन प्रेशर हमारी है इतनी, क्योंकि आगे IMF की डील आने वाली है सर, आगे आपका FTF बैठा हुआ है सर। जी, दैट इज वाई मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को अपना केस भी फाइट करना है ना। मसलन हम एनर्जी स्टार्व्ड कंट्री हैं और हमारी पाकिस्तान ईरान की गैस पाइपलाइन का जो मसला है उसके ऊपर हमारे ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी पड़ेगी अगर हम नहीं करेंगे। सोवरन कंट्रीज हैं, सैंक्शंस जो हैं वो सिर्फ UN लगा सकती है चार्टर्स के मुताबिक। उनका चैप्टर 7 जो है उसमें ये होता है कि अगर कोई कंट्री रेजोल्यूशन ना माने या चार्टर की मुखालफत करे या ऐसा कदम उठाए जिससे बैनुल-अक़वामी पीस खतरे में पड़ जाए, तो पहले स्टेप पे वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन करते हैं, फिर वो उसकी इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन और सैंक्शंस लगाते हैं। लेकिन सर आप ठीक कह रहे हैं, ये आपकी बात ठीक है जनरल साहब, ठीक है, लेकिन अमेरिका ये जो सैंक्शन लगाता है वो अपने मुल्क की कंपनीज को लगाता है कि आप, या बैंक्स को लगाता है, या जो भी उनके बिजनेसेस हैं, बिग बिजनेसेस हैं, उन पे लगाता है कि आप फलां मुल्क के साथ ये काम नहीं कर सकते। वो तो कोई UNO की तरफ नहीं जाता, वो तो कहता है जो मेरा मुल्क का है, ये मेरा सिस्टम है, मेरे फायदे नुकसानात हैं, मेरी कंपनीज हैं, वो आपके मुल्क के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, लोन नहीं देंगे, या जो भी वट जो भी है, वो तो लोकलाइज्ड अपने मुल्क की वो सैंक्शन लगाते हैं। अमेरिकन अपने सैंक्शन लगाते हैं। सारा लोकलाइज नहीं है ना। अभी आप जब ईरान से हम गैस लेना चाहते हैं तो इसमें अमेरिका का क्या ताल्लुक वास्ता है? हम उधर गवादर में लेना चाहते हैं, हम बार्टर करें, हम पैसे दें, हम लें, वो फिर बैनुल-अक़वामी बैंकों को भी कहते हैं आप ट्रांजैक्शन नहीं सर। फिर जनरल बाजवा साहब जो है, वो जनरल बाजवा साहब फिर IMF की डील थ्रू कराने के लिए वो फोन भी करते हैं उनको, ये पेंटागन को, कि भाई कि हमारे ये हालात ख़राब हैं तो मेहरबानी, क्योंकि आप ये IMF में बैठे हुए हैं, तो वो कहते हैं जब आप हमारे ज़रिए इतनी सारी फेवर्स लेते हैं तो जहां हमारे इंटरेस्ट है किसी मुल्क के साथ, तो फिर आप हमें भी फ़ायदा दें। सो इट्स ए गिव एंड टेक सर। या गिव एंड टेक। देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि अमेरिका के साथ सिंह कोई नहीं अड़ा सकता, चूंकि सोल सुपर पावर है, although अभी उनका सुपर पावर का स्टेटस इरोड होता जा रहा है। और ये कहा लेकिन सर हमारे यहाँ लड़ाने वालों नहीं सर, हमारे यहाँ सिंह लड़ाने वालों ने लड़ा भी लिए थे, भुट्टो साहब ने भी लड़ा लिए थे, इमरान खान साहब ने लड़ा लिए, तो हमारे 2 लोगों ने लड़ाए हैं सर सिंह उनके साथ। जी हाँ, तो वो फिर ठीक नहीं है ना। देखो ना, मतलब है कि वो कहते हैं ना, डिप्लोमेसी इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट नॉट टू से। अगर आप किसी गलत जगह के ऊपर गलत स्टेप, तो यही इम्तिहान है ना कि आप जब बैठे हो तो किसी को अनाय भी ना करें और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करें। मैं और आप यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के तो नहीं, हमें पता भी नहीं, बैकग्राउंड भी नहीं पता कि किस तरह। आई एम श्योर दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर, उनको ये पता है कि ईरान का आना जाना, उसके बाद सऊदी है, ऑब्वियसली सऊदी और ईरान की भी बहुत ज्यादा आपस में टसल, बट इवन देन वी मेंटेन। बट ये आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि अमेरिका का केस डिफरेंट है, बिकॉज अमेरिका से IMF और वर्ल्ड बैंक और ये सारे, बट एट द सेम टाइम अमेरिका की भी स्टेक्स है इस इलाके में। पाकिस्तान की एक पिवटल लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक न्यूक्लियर मुल्क है। वो नहीं चाहते कि इसको टोटली फ्री कर दें और दूसरे कैंपों में ये चला जाए। तो मेरे ख्याल में गिव एंड टेक के ऊपर ही ये कोई बात हुई होगी। ठीक है, गिव एंड टेक के ऊपर कोई बात हुई होगी, ये कहना है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब का। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। इसी दौरे से ये दौरा और क्या इम्पैक्ट कर सकता है, क्लासेस आपके साथ डिस्कस करेंगे, और दौरा नवाज शरीफ का भी है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस आप बात करेंगे ये जो दौरा है इस वक्त ईरानी सदर का, और जितनी अहम इसकी टाइमिंग है, हर तरफ इसकी बात हो रही है, आपकी अपनी क्या ओपिनियन और एनालिसिस है इसका? 2-3 चीज़ें हैं।
एक तो जैसे हमने पहले सेगमेंट में बात की है, ईरान को सूट करता है कि वो किसी दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में जाए, स्पेशली जो इसराइल के साथ अभी रिसेंट इनकी जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, दे बैडली नीड समवन, उनको सपोर्ट चाहिए। अब वो या चाइना जाते हैं, इंडिया जाते हैं, रशिया जाते हैं, या अगर मुस्लिम ममालिक में किसी से उनके तल्लुकात अच्छे अभी हैं, हालांकि पिछले दिनों हमने भी एक दूसरे पर मिसाइल मारे हैं और उस वक्त भी आपको पता है बड़े इमोशंस हाइटेड, वो पाकिस्तान से। सो 4 ममालिक थे जहाँ पे ईरान जो है जा सकता है। इंडिया साफ ज़ाहिर है उन्होंने भी एक अपनी उनकी ये कंपल्शंस हैं कि इतने रिलेशनशिप भी नहीं है। चाइना हो, रशिया, वो भी हमें पता है। सो मेरा ख्याल है पाकिस्तान उनके लिए एक पाकिस्तान ने उनको होस्ट करके, इनवाइट करके, अगर मुझसे पूछें तो एक अच्छा जेस्चर दिया है या फेवर की है। एक उनके ईरानियंस के लिए फेवर है ये कि इन हालात में जब पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरी मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो एक साइड पे खड़ी हुई है, हमने उनको होस्ट किया, विच इज़ अगेन ए गुड जेस्चर, क्योंकि ईरान हैज़ बिन वेरी काइंड टू पाकिस्तान, स्पेशली शाह ऑफ ईरान के अगर पीरियड तक आप आएँ, जब तक रेवोल्यूशन से पहले 79 से पहले तक, तो ईरान ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की है। 65 की वार में भी की है, 71 में भी वार में उन्होंने की है, बल्कि 71 की वार में पढ़ा था कि शाह ईरान ने बकायदा थ्रेट किया हुआ है ईरान को। ये मैं अगर बुक्स पढ़ा था कि अगर आपने पाकिस्तान में, मगरबी पाकिस्तान पे हमला किया तो ईरान आपके शाना बशाना लड़ेगा पाकिस्तान को। सो दे वेंट ऑल आउट। ये तो 79 से पहले की बात है। बाद के रिलेशनशिप हमारे जिस तरह के रहे हैं वो नई नस्ल जो है वो सारी जानती है, एक चीज़। अब दूसरी ये है, इस थोड़ा सा पीछे जाते हैं, मैं किसी और, अभी बार बार गैस पाइपलाइन की बात हो रही है। अब इसमें कोई शक नहीं कि हमें इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमें एनर्जी चाहिए थी। तो आज से 14-15 साल पहले 2010-11 या 9-10 में आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर थे, डॉक्टर आसिम हुसैन साहब पेट्रोलियम के सेक्रेटरी, वो थे मिनिस्टर थे, उनको जाकर इन्होंने वहाँ पे इंडिया के साथ, उसमें सारी इंडिया भी शामिल थे उसमें डील में, उसमें तुर्कमेनिस्तान वगैरह से भी गैस आनी थी, हमको 3-4 मुल्कों के साथ मिल के पाइपलाइन लाना चाह रहे थे। तो ईरान के साथ भी हमने जाकर एक मुआहदा साइन किया था जिसमें इंडिया भी आना था, इंडिया ने भी आना था, इंडिया भी शामिल था। बहुत कम लोगों को याद होगा। मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये स्टोरीज की हुई है न्यूज़ में 2009-10 में। इन्होंने मुआहदा किया पाकिस्तान ने उनके साथ गैस पाइपलाइन का, जो हमें चाहिए थी, गैस चाहिए थी, ज़रूरत थी। और भी दुनिया के मुल्कों ने बाद में किया, उन्होंने किया, चाइना ने अभी रिसेंटली किया, इससे पहले उसमें अगर सेंट्रल एशिया के ममालिक ने भी किया। अब जो हमने मुआहदा किया 2-3 चीज़ें थी। अब 14 साल हो गए तकरीबन होने वाले हैं, मुआहदे पर अमल नहीं हुआ। क्या हमारी जो भी बात कह रहे थे जनरल साहब जी कि वो लोग जो उसको ऊपर टॉप पे बैठे हुए हैं उन्हें सारा पता होगा कि क्या हो रहा है, क्या टॉप के उस वक्त लोगों को पता नहीं था कि अमेरिकन हैं, उनके सैंक्शंस लगी हुई, अमेरिकन हमें करने देंगे? क्या आपने अमेरिकन के साथ टेकअप किया था? बहुत सारे लोग कहें जी हमें क्या ज़रूरत है टेकअप करने की, फिर बना के देख लें। अगर टेकअप करने की ज़रूरत नहीं है तो बना के देख लें। अच्छा, उस मुआहदे में 2 चीज़ें थी। एक तो ये था कि उन्होंने, ईरानियन ने हमें गैस कंपैरेटिवली महंगी बेची थी। जो उन्होंने वहाँ पे सेंट्रल एशिया के 1-2 मुल्कों को बेची थी वो सस्ती थी। होना ये चाहिए था कि ईरान वाले इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, हम उनके पास हम गए, हमने उनको एक तरह की सपोर्ट दी कि आपके साथ हम ट्रेड करते हैं ताकि इंटरनेशनल आइसोलेशन से निकलें। तो हमें कोई थोड़ी सी कंसेशन मिलनी चाहिए थी, जो हमें नहीं मिली, हमने उनको दी। वो क्या थी? 2 बड़ी थी। एक तो हमने ये किया, जो मैंने कहा महंगी ली हमने गैस, उन्होंने सेंट्रल एशिया के मुल्क को तो ईरान ने सस्ती थी और उनके पार्लियामेंट ने अप्रूवल दी थी। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं जो मैंने रिपोर्ट की हुई है पहले से। उसके साथ क्या कि हमने पेनल्टी क्लाज रख ली। अब ये जरदारी साहब और डॉक्टर आसिम से पूछना चाहिए कि भाईजान, आपको पता था कि वहाँ पे अगर अमेरिकन जो हैं या यूरोपियन जो हैं या जो भी हैं इस मामले पे टची हैं, या तो पहले आप उनसे आप कोई ना कोई उनके कंसेंट ले लेते। क्या जरूरत, हम गुलाम थोड़े हैं, तो बना लेना, फिर गुलाम नहीं है तो बना के देखें। फिर आपको पता था कि हम जा रहे हैं और कल को हम पे सैंक्शंस आनी हैं, हम नहीं बना सकते, तो आपने वो पेनल्टी क्लास क्यों रखी थी? आपने ईरान के साथ मुआहदा कर लिया तो काफ़ी था, हमने इतनी सपोर्ट दे दी उनको कि उनके साथ हम ट्रेड शुरू करें डिस्पाइट ऑल इंटरनेशनल ये रेस्ट्रिक्शंस और प्रॉब्लम एंड प्रेशर्स। हमने जानबूझ के जरदारी साहब और इन्होंने आसिम साहब ने उसमें पेनल्टी क्लास रखवाई कि अगर हमने इतने अरसे में ना बनाई यहाँ पे पाइपलाइन, हम आपको इतने बिलियंस ऑफ डॉलर, 17 अरब डॉलर का बिल बना के बैठे, जो बनता है उनका क्योंकि कंट्रैक्ट में लिखा हुआ है। ईरानियों ने क्या किया, उन्होंने अपनी साइड ऑफ जो पाइपलाइन थी वो फौरी तौर पर बना दी। उन्होंने जो बनाने के बाद पाकिस्तान को लेटर लिख दिया कि भाईजान ये हमने बना दिया, अब अपनी बनाए और गैस लेकर जाएं। हम रोने धोने बैठ गए, जो अमेरिका नहीं मान रहा, हमने जाकर मिन्नत तरले शुरू कर दिए। जो पहले बात करनी थी वो हमने मुआहदे के बाद शुरू कर रहे हैं। इस डील में ये इंडिया भी था, ये पाइपलाइन गुजर के इंडिया ने भी लेना था, उसमें से उन्होंने शेयर भी लेना था गैस का। तो जो ही उनको पता चला अमेरिकन को, उन्होंने इंडियन पे दबाव डाला कि आप इस डील में से निकलें, और इंडिया उस डील से निकले। जो हमें समझाया जाता है ना कि मतलब हम ही दबाव लेते हैं अमेरिका का, दुनिया का हर मुल्क लेता है। उन्होंने उस डील को ख़त्म किया। तो उन्होंने एक समझदारी की, इंडियंस ने, दे आर गुड डिप्लोमेट, उन्होंने कहा हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमारी इंडस्ट्री है, हमारी वर्क फोर्स है, ये किधर जाएगी अगर हम ईरान से गैस नहीं लेते। उनको आपको याद है सिविल यहाँ पे न्यूक्लियर एक टेक्नोलॉजी का मुआहदा हुआ था उनके साथ,
उनको उनको ये कंपनसेट करने के लिए इन्होंने ये अमेरिकन ने उनको सिविल न्यूक्लियर का मुआहदा किया। उन्होंने सिविल टेक्नोलॉजी थी कि अपनी अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करें, और इंडिया नीचे से निकल गए। और मुझे याद है हमने उस वक्त ये चाइनीज़ के बैंक से पैसे मांगे कि $500 मिलियन मांगे, हमने दें, हमें लोन दें, हमने गैस पाइपलाइन बना ली। अमेरिकन ने उनको मना किया, उनको चाइनीज़ के इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और चाइना ने नहीं की थी, उन्होंने पैसा पुल आउट कर लिया था क्योंकि अमेरिकन मना कर रहे थे। दुनिया कहते हैं ना कि हम ही सबसे बड़े, कि दुनिया में देखें जी कि उसमें इंडियंस किसी की नहीं सुनते, चाइनीज़ नहीं सुनते, सारे सुनते हैं, अपने मफाद अपने इंटरेस्ट के लिए सुनते हैं। उन्हें जो ही लगा कि अमेरिका की बात मान के हमें ज़्यादा फ़ायदा है, तो वो इस डील में से निकल गए, और साथ में उन्होंने लोन देने से इनकार कर दिया। तो अब पैसा कहाँ से है? अब पैसा इन्होंने टैक्स लगाया जरदारी साहब के दौर में, जनाब डॉक्टर आसिम हुसैन साहब और जरदारी साहब के दौर में लगा टैक्स, वो था GIDC जिसको कहते हैं, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, जिसका स्कैंडल इमरान खान साहब के दौर में आया था। आपको याद होगा, हमने स्टोरी की हुई है कि 700-800 रुपए इकट्ठे हुए। इन्होंने इस कौम से, इस मुल्क और कौम के साथ ज्यादती जुल्म देखें, और ये मारे खाती जा रही है। बड़ा मतलब है हमारा स्टैमिना है। हमने 800 अरब कह रहा हूँ, मिलियंस नहीं कह रहा, 800 अरब रुपए इकट्ठे किए गए इस कौम से। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से इकट्ठे किए, किसानों से किए गए, CNG से किए गए, जहाँ जहाँ गैस इस्तेमाल हो रही थी IPP से, वहाँ से इकट्ठे किए। 700-800 अरब रुपया इन्होंने इकट्ठा किया। ये जितने भी थे आगे प्रोड्यूसर थे, आगे जमा नहीं करवाया। जो इन्होंने जमा करवाना था हुकूमत पाकिस्तान को लोगों से लेके, हम नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि आप लोग गैस पाइपलाइन नहीं बना रहे। ये कह के बिजनेसमैन ने पैसा रोक लिया। जब इमरान खान साहब का हुकूमत आई, इनका दौर है, और स्टे ले लिया उन्होंने अदालतों से, इनका दौर आया, तो खान साहब, उस असद उमर साहब जो हैं उनके पोस्टर बॉय, उन्होंने बैठ के डील मारी। खान साहब के अपने बिजनेसमैन दोस्त थे, बहुत सारे करीबी लोग थे, कुछ डोनर भी थे। इन्होंने डील मारी के एक काम करते हैं। अब 800 रुपया लोगों से ले लिया है इन्होंने, गैस पाइपलाइन ये ईरान के नाम पे वो आ चुका है कि हम अपने लोकल उससे रिसोर्सेज से बनाएंगे गैस। इन्होंने कहा एक काम करें, आधे पैसे आप रख लें, आधे हमें दे दें। ये डील की गई असद उमर इमरान खान साहब की कैबिनेट ने की कि 800 रुपया हमारा रुका हुआ है, पड़ा हुआ है, स्टे हुए अदालतों के पास नहीं कहे कि खाली कर हमें पैसे दें जी, मगर 600-700 अरब था। ये डील साइन हो के मंजूर हो के एप्लीकेशन आ गई। ये स्टोरी मैंने ब्रेक की हुई है, उस वक्त हम उस 92 पे थे, स्कैंडल ब्रेक किया है, रोला मच गया। खान साहब नाराज हो गए। हम 4-5 उस वक्त लोग थे जो फॉलो कर रहे थे इसको। उसमें मैं था, अगर अरशद शरीफ था, उसमें मालिक था, उसमें काशिफ अब्बासी, और खान साहब को खबर दी कि और आपको जामिर मतीन सब साथ हमारे करते थे। उन्होंने कहा ये गैंग ऑफ फोर है जो हमें चलने नहीं दे रहा हमारी इकानमी को, और ये देखें खबरें कर रहे हैं इस डील के खिलाफ। और हमने कहा 800 अरब रुपया जो है इस मुल्क और कौम का इकट्ठा कर चुके हैं, ये कैसे आप बिजनेसमैन को दे सकते हैं? आप अपनी जेबों में डालें और घर चले जाएं। खान साहब ने कहा जनाब इसके अलावा हल कोई नहीं है। हमने स्टोरीज की इस पे, जनाब उसमें दबाव में आए खान साहब। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेज दिया कि आप फैसला करें जनाब, ये पैसे माफ़ करें या ना करें। इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला था उस वक्त खान साहब ने पैसे माफ़ करने के लिए। हमारी जान पे बनी हुई कि जनाब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। अल्लाह का शुक्र सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया कि जनाब ये कैसे लोगों का पैसे आप इनको माफ़ कर सकते हैं। खान साहब नाराज़ हो गए। उस नदीम, वो नहीं थे एक नदीम बाबर साहब, उनके उसमें शामिल थे, वो सबसे ज़्यादा इसके खिलाफ थे। नहीं जनाब ये डील ठीक हो। मैं कि कैसे ठीक हुई है? ये उमर अयूब साहब ने हमें बुला के इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। मैं कि उमर भाई अगर ये हो गई ना थ्रू नैब का सबसे पहला मुकदमा आप पे बनेगा। उस वक्त आप एनर्जी को देख रहे थे, ये नदीम बाबर तो भाग जाएगा, और भाग गया वो। मैं कि कैसे कर सकते हैं 800 रुपया लोगों के इकट्ठा करके किसी को कैसे माफ कर सकते हैं? आज तक नहीं पता वो 800 रुपया उसके बाद किधर गया है। और खान साहब ने एक दिन हमें कहा था, मैं आमिर मतीन जी उसमें लोग हैं, मालिक बैठा था, काशिफ अब्बासी, सारे जर्नलिस्टों को बुलाया हुआ था इसी स्कैंडल के बाद। ठीक है। उन्होंने फरमाया था जनाब ये 3 लोग जो है ना, इनका अगर शो बंद कर दिया जाए ना तो इकॉनमी तरक्की कर जाएगी, मुल्क तरक्की कर जाएगा सिर्फ 3 महीने के लिए। तो उस पर काशिफ अब्बासी ने, अगर उन्होंने हमारा कहा, मैं आमिर और इसका ये मालिक का, तो काशिफ अब्बासी ने जोक किया। उन्होंने जनाब इनका शो तो आप बंद करा चुके हैं, तो इसका ये मालिक का शो बंद करा के मुल्क की इकॉनमी ठीक करा लें। ये वो स्कैंडल था GADC का, जिसका आज तक नहीं पता वो 800 बिलियन रुपीस किधर है, लोगों से इकट्ठा हुआ। और पूछना चाहिए आसिफ अली जरदारी साहब से और डॉक्टर आसिम हुसैन साहब से, आपने 14 साल पहले जाके ये क्लासेस डलवाई थी जिसकी $17 अरब हमें पेनल्टी पड़ रही है, आपने किस बुनियाद पे कराई थी? आपने इस मुल्क के मफादात को आपने देखा था? आपने अपने ऊपर ये जुर्माने डलवा के अपने ऊपर महंगी के, चल आपने महंगी ले ली, माफ की जा सकती है, ठीक है यार 19-20 होता है रेट। आपने अपने ऊपर क्लासेस कैसे डलवा ली नोइंगली कि इंटरनेशनल लेवल पर हमें नहीं करने देंगे, और 14 साल बाद भी गैस नहीं है ये आपकी। आप आज वो दोबारा इस मुल्क के सदर बने हुए जनाब। बिल्कुल सही। और इसी कौम का इतना बड़ा दिल है, किसी को याद ही नहीं होगा कि ईरानियन पाइप गैस लाइन किन हालात में, किसने कंट्रैक्ट किए, क्या क्लासेस डलवाई, क्या उस पर जुर्माने लिखवाए गए, और कितना 800 अरब रुपया आपने इसी कौम से इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसको कहीं कोई पता नहीं है किधर गया, रिकवरी हुई नहीं हुई, और आज पूरी कौम खुश हो रही है बैठे हुई कि वही अपने जरदारी साहब फिर हमें भाषण भी देंगे, अबाने सदर बैठे। नो बडी विल आस्क हिम
कि ये आपने 14 साल पहले डील की थी सर, ये क्लासेज रखवाई थी, आपने क्यों रखवाई थी, ये जुर्माने वाली क्लास क्यों रखवाई थी, नोइंगली कि इंटरनेशनल हमें ममालिक स्पेशली अमेरिकन जो हैं इनके साथ नहीं जाने देंगे, या तो जाएँ फिर डिफाई करें अमेरिकन को, जाएँ पाइपलाइन खोलें। ये 14 साल में हमने इतना सारा इंपोर्ट किया है बाहर से, हमने महंगी गैस ली है, कतर से ली है और दुनिया के ममालिक से कार्गो लिए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने पेमेंट्स की हैं, तो फिर इसका क्या डील का हमें फ़ायदा हुआ? उल्टा 17 अरब डॉलर का भी हमारे ऊपर वो बिल बना के बैठे हुए ईरानियंस। उल्टा हमें बनाना चाहिए था, कोई ना कोई ऐसी क्लास होती इस टाइम पे उससे कुछ वो निकाल सकें इस दौरे से। जनाब क्या निकालेंगे? ये इस मुल्क की लीडरशिप है, ये सिंसेरिटी है इन लोगों की। जो जनरल साहब कह रहे थे, जो उस पे हेम ऑफ अफेयर्स पे लोग बैठे हैं ना, उन्हें बैकग्राउंड में पता होगा क्या हो रहा है। ये मिट्टी और स्वाद यही पता होता है, ये जो इन्होंने ईरान के साथ डील की थी, इसमें ईरानियन का कोई कसूर नहीं। आई वुड से अगेन, दे आर द गुड नेगोशिएटर, दे आर द गुड बिजनेसमैन, दे आर द गुड मार्केटर्स। उन्होंने मार्केटिंग की ठीक की, उनका काम है उन्हें सौदा बेचना है। हम अपना घर देखें कि हमारे जो लोग गए थे, ग्लेडिएटर्स गए थे डील करने, कंट्रैक्ट करने, ब्यूरोक्रेसी गई थी, पॉलिटिकल लोग गए थे, ये हमारे लिए क्या लेकर आए थे? 17 अरब डॉलर का जुर्माना ऑर्डर करने की जरूरत है। वो नहीं हाउस इन ऑर्डर जी क्लास साहब, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा नवाज शरीफ के दौरे को भी टच करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस साहब, नवाज शरीफ के दौरे के बारे में बात करते हैं। वो भी एक अहम दौरा कर रहे हैं और चीन का ये दौरा है। कहा यह जा रहा है कि वो कुछ उनकी ज़ाती जो मेडिकल कंडीशन है उस हवाले से है, लेकिन इसमें कुछ इकोनॉमी की भी एस्पेक्ट और आईटी की भी एस्पेक्ट जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस दौरे के बारे में? मैं इन दोनों एस्पेक्ट्स पे नहीं जा रहा, मैं एक और एस्पेक्ट को छेड़ रहा हूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। पिछला पूरा रमज़ान के आखिरी हफ्ते से लेके अब रमज़ान को ख़त्म हुए कितने दिन हो गए? 20 दिन तो नहीं हुए, मेरे 12-13 दिन हो गए। मुसलसल एक स्टोरी चलती रही हमारे टीवी चैनल्स पे। अब हमारी क्रेडिबिलिटी देखें, हमारे एंकर्स, हमारे यूट्यूबर्स, हमारा सोशल मीडिया के। नवाज शरीफ साहब जद्दा जा रहे थे, वो आखिरी वो जो उसमें अशरा था, सऊदी अरब जा रहे थे, जाना चाह रहे थे, पाकिस्तान छोड़ना चाह रहे थे और उनको नहीं जाने दिया गया, एयरपोर्ट से वापस पहुंचा दिया गया। ये सुनिए ना खबरें आपने, ये बड़ी यहाँ फटे चले हैं, बड़े बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ चली हैं, फटे। अब वो फटों का ये हुआ कि वो चाइना जा रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि हमारे साथ व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग विद अस, कि अगर किसी ने उनको रोका था कि आप वहाँ जद्दा नहीं जा सकते, सऊदी अरब नहीं जा सकते, लंदन नहीं जा, वो चाइना की इजाज़त उन्होंने कैसे दे दी है? अब चाइना से चाहे तो वो मतलब है दुबई भी जा सकते हैं, चाइना में उधर भी जा सकते हैं, या उधर लंदन भी जा सकते हैं, या उनकी कोई अगर चाइना के साथ कोई हमने मुआहदा कर लिया है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो इनको चाइना से वापस जो है ना लाहौर ही भेजना है, इनको किसी और एयरपोर्ट की टिकट नहीं लेने देनी। मतलब मुझे ये हो रहा है, मुसलसल एक दो शोज में मैं शरीक हुआ हूँ, मैं नाम लूंगा तो नाराज हो जाएंगे मेरे एंकर। मैंने उन्हें बात की और मैं कि भाई साहब ये बात अक्ल को नहीं लगती कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पे जाएं और उनको रोक दिया जाए कि अब सऊदी अरब जा मैं नहीं जाना चाह रही है। मैं कि हमने ख्वाहिश को खबर ज़रूर बनाया होगा। इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ या इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के दरमियान जो ये तल्लुकात की नेचर है वो इस तरह के नहीं है कि जब उनको रोका जाए कि आप बाहर नहीं जा सकते, या नवाज शरीफ साहब इतने भी भोले नहीं है कि वो पूरी अपनी कश्तियां जला के वो इस फौज पे एस्टेब्लिशमेंट पे चढ़ाई कर लेंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, दोस्तों से जो लड़ते थे कि भाई साहब क्या बना फिर वो नवाज शरीफ साहब चाइना क्यों जा रहे हैं? उन्हें तो नहीं जाने देना चाहिए था। बिल्कुल, फैक्ट्स क्या है। क्लास साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।